नमस्ते। मैं डॉक्टर शोभा हत्ते। आज हम ये जो कोरोना के अचानक से पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आप सबको याद होगा पिछले साल भी इसी महीने में ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे थे और अभी भी इसी मार्च महीने से ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, जबकि कोरोना इंडिया में एंटर कर चुका था जनवरी में। मतलब पहला पेशेंट मिला था 27 जनवरी 2020 में केरला में एक लेडीज़ थी। उसके बाद जनवरी फरवरी में उतने पेशेंट्स नहीं थे, पर मार्च से अचानक से पेशेंट बढ़ने लगे। ये जो ग्राफ है ऊपर ऊपर धीरे धीरे दिखने लगा। कब तक? सितंबर के सेकेंड वीक तक इसका पीक लेवल था। 11 सितंबर 2020 में सबसे ज़्यादा पेशेंट उस 2020 में उसी दिन पाए गए। 97,657 एक ही दिन में नए पेशेंट दिखाई गए। उस दिन के बाद ये ग्राफ उतरने लगा था, तो धीरे धीरे उतरने लगा था। फिर अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इसी मार्च से फिर से पेशेंट पिछले बार के हिसाब से ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगे। नया स्ट्रेन है वो इसी मार्च से ही क्यों आ गया? तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है, इसका कुछ रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको आज शेयर करती हूँ। फर्स्ट रीज़न है उसका वसंत ऋतु, सेकेंड रीज़न है वैक्सीनेशन, थर्ड रीज़न है टेस्ट। तो वन बाय वन मैं आपको ये डिस्कस अभी आपको बता देती हूँ। पहला है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब ये मार्च और अप्रैल महीना है। अभी शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष रहते हैं। इतना बेसिक नॉलेज तो सबको पता है आयुर्वेद के बारे में। तो ये जो 3 दोष है ये बॉडी के पार्ट के हिसाब से अधोमध्य ऊर्ध्व, एज के हिसाब से बचपन, यंग और ओल्ड, दिन के काल के हिसाब से मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या फिर ऋतु के हिसाब से ये दोष बढ़ते या फिर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट वो रिदम में, मतलब वो काल में वही दोष बढ़ेगा। ऐसे रिदम में ये दोष फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा भी होगा कि बचपन में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती है। कभी देखा है कि बूढ़ों लोगों में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती रहती है ना? उनको तो आपने ये सुना होगा कि उनमें संधिवात है, आम वात है, गैसेस की प्रॉब्लम है, ऐसे वात की बहुत सारी व्याधियाँ दिखाई दी होंगी बूढ़े लोगों में। मतलब बचपन में कफ ज़्यादा बढ़ता है, यंग एज में पित्त बढ़ता है, तो वात का जो एज है वो ओल्ड एज है। वैसे ही ऋतु का अगर रिलेशन देखा जाए तो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वात बढ़ता है, शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो वसंत ऋतु में कफ सबसे ज़्यादा बढ़ता है। और वो वसंत ऋतु है अभी मार्च और अप्रैल में। इस मार्च अप्रैल के पहले जो ठंडी थी, शिशिर ऋतु की जो ठंडी थी, उस ठंडी में शरीर में कफ जमा होने लगता है, पर वो घना होता है, संचित होने लगता है। जैसे ही वसंत ऋतु की गर्मी मिलती है, थोड़ी गर्मी लगती है, तो ये गर्मी की वजह से ये जो घना हुआ जो संचित कफ है वो पिघलने लगता है और बॉडी में फैलने लगता है और फिर कफ की व्याधियाँ उत्पन्न कराता है। इसी की वजह से वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा कफ की व्याधियाँ होती है। ये जो कॉमन कोल्ड है, वायरल जो कॉमन कोल्ड होता है वो भी सबसे ज़्यादा इसी महीने में होता है। तो ये हुआ वसंत और कफ का रिलेशन। अब कोरोना का और कफ का क्या रिलेशन है? तो ये बहुत क्लोज रिलेशन है। कोरोना वायरस ये अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे आयुर्वेद में कफ के स्थान माने गए हैं। जैसे ऊर, कंठ, शीर, क्लोम, पर्वाणी, आमाशय और सहा, मेदोग्रानम, जीवाच, कफसितुरम रहा, ये कफ के स्थान बताए गए हैं आयुर्वेद में। ऊर मतलब चेस्ट है, कंठ मतलब थ्रोट है, ऊर कंठ, शीर मतलब हेड है, क्लोम के बारे में कुछ मतभेद है, फिर भी उसे बहुत बार लंग्स माना गया है। क्लोम पर्वाणी मतलब ज्वाइंट्स है, आमाशय मतलब स्टमक है, रस मतलब लिक्विड है, मेद मतलब फैट है, घ्राण मतलब नोज है और जीवा मतलब टंग है। तो अभी ये मैंने आपको जो कफ के स्थान बताए, तो क्या कोरोना इसी स्थान पे ज़्यादा अटैक नहीं करता है, या फिर या कोरोना इसी स्थान पे पहले अटैक करता है? चेस्ट, थ्रोट, नोज, टंग, हेड, बाद में आमाशय मतलब स्टमक, लिक्विड, इसी स्थान पे पहले कोरोना अटैक करता है। मतलब ये कफ के स्थान पे कोरोना वायरस अटैक करता है। इसका मतलब अगर बॉडी में कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है
तो कोरोना इजीली अटैक करेगा या फिर अफेक्ट करेगा। समझो एक कोरोना वायरस का पेशेंट है और उसके कांटेक्ट में को 10-12 लोग आ चुके हैं, तो सारे लोगों को वायरस अफेक्ट नहीं करेगा, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो जिस शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ चुका है उसे कोरोना वायरस अफेक्ट करेगा। जिस शरीर में कफ नहीं बढ़ा हुआ है उसमें कोरोना वायरस उतना अफेक्ट नहीं करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये जो जिन लोगों को नहीं होता है उसके लिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से इम्यूनिटी ये एक ही आंसर है। पर इम्यूनिटी आयुर्वेद में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसे हम एक शब्द या फिर एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में नहीं बता सकते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो अभी जो मैंने एक बात जो बताई है यहाँ पे स्थान, कफ का स्थान, तो ये इम्यूनिटी का एक पॉइंट रहेगा स्थान वैगुण्य। अगर बॉडी में स्थान वैगुण्य है तभी ये अगंतुज जो है, मतलब बाहर से अगर कुछ डिसीज वायरसेस जो बॉडी या बैक्टीरिया फिर वायरस अटैक करके बाद में जो डिसीज होता है इसे आयुर्वेद में आगंतुजवादी कहते हैं। तो आगंतुजवादी तभी होगी जब बॉडी में स्थान वैगुण्य है। तो ये स्थान वैगुण्य एक पॉइंट है सिर्फ इम्यूनिटी का, इसका बहुत सारा अलग अलग पॉइंट है, उसमें से और एक पॉइंट रहेगा जी जाठराग्नि। जाठराग्नि मतलब डाइजेशन अगर परफेक्ट रहेगा तो भी वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। तो ये हम एक बार कभी अलग कभी देखेंगे। तो ये है कोरोना वायरस और कफ का रिलेशन, कफ और वसंत का रिलेशन। मतलब इसी के वजह से वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है वैक्सीनेशन। अभी वैक्सीनेशन होता क्या है? वैक्सीनेशन मतलब कुछ भी बैक्टीरिया या फिर वायरस, जो भी कुछ भी जर्म है, वो जर्म किसी न किसी फॉर्म में बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटर कराया जाता है। उसे कुछ टाइप्स हैं, इनएक्टिवेटेड, लाइव एटेन्यूएटेड, टॉक्साइड, वायरल वेक्टर, मैसेंजर आरएनए, ये वैक्सीनेशन के टाइप हैं। मतलब इनएक्टिवेटेड है तो वो कील्ड वर्जन फॉर्म में जर्म एंटर कराया जाएगा वैक्सीन के थ्रू। लाइव एटेन्यूएटेड है तो वीकेंड फॉर्म में वो जर्म एंटर कराया जाएगा। मैसेंजर आरएनए तो आरएनए फॉर्म में कराया जाएगा। टॉक्साइड है तो कुछ टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स एंटर कराए जाते हैं। फिर वायरल वेक्टर रहेगा तो इसके पहले अभी तक जितने भी वायरसेस थे वो सारे वायरसेस के कुछ न कुछ फॉर्म्स मिला के तैयार की जाती है, वो वैक्सीन होती है। कुछ सब यूनिट कॉन्जुगेट ऐसा कुछ पॉलीसेकेराइड ऐसा कुछ एक वैक्सीन रहता है, उसमें वो जो जर्म रहता है उसके स्पेसिफिक पार्ट्स रहते हैं, जैसे शुगर है, प्रोटीन है, वो वैक्सीन के थ्रू एंट्री कराए जाते हैं। कहने का बात वो ये है यहाँ पे कि जर्म जो है किसी ना किसी फॉर्म में वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में एंटर कराई जाती है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए। तो ये जर्म अगर अंदर किसी न किसी फॉर्म में जा रहा है तो ना पूरा पर कुछ ना कुछ तो असर मतलब दिखेगा उसकी वजह से। तो इसी की वजह से फर्स्ट वैक्सीन, आपको बहुत बार आपने देखा भी होगा कि फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया है उसके बाद कोरोना हुआ है, सेकेंड वैक्सीनेशन हुआ है उसके बाद भी कोरोना हुआ है। तो वैक्सीनेशन के बाद वो जो जर्म है वो अफेक्ट कुछ ना कुछ करता ही है। उसके सिम्टम्स सारे नहीं पर कुछ ना कुछ तो दिखा ही देते हैं। और फिर इसी में अगर आप एंटीजन टेस्ट कराएंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगी। तो ये जो अब पहले वाले जो पेशेंट्स थे जो ऋतु के हिसाब से बढ़ रहे थे, उसमें अब वैक्सीनेशन के पेशेंट्स भी ऐड हो चुके हैं, मतलब ये और बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है टेस्ट्स, जो अब इतने सारे टेस्ट बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमारे पास उतने टेस्ट के किट नहीं थे अवेलेबल, इसीलिए उतने सारे टेस्ट नहीं कराए जा रहे थे। या फिर जैसे जैसे हम टाउन के हिसाब से उधर जाते हैं तो तब तो वहाँ पर तो अवेलेबल ही नहीं थे, अब तो वहाँ पर भी अवेलेबल हो गए हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं उतने ज़्यादा हम टेस्ट करा रहे हैं। और अगर कुछ भी वायरल अगर लोडेड है तो एंटीजन टेस्ट तो पॉजिटिव आ ही रही है। तो इसके वजह से और ज़्यादा पेशेंट्स की जो काउंटिंग है ना दिखाई दे रहे हैं आजकल पेपर में, हर रोज़ पेपर में काउंटिंग नंबर दिखा देता है। या फिर न्यूज़ में पहली बार वो
बड़ा बड़ा के आवाज़ करा करा की काउंटिंग दिखाई जा रही है, बड़ा बात मतलब बता जा रहा है कि इतने नंबर हो गए, उतने नंबर है। ये काउंटिंग की वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं। लोगों को पैनिक होना अभी नहीं है। इंस्टेड ऑफ पैनिक अगर आप लोग केयर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। काउंटिंग तो इसी वजह, जो मैंने अभी 3 रीज़न बताए, ये 3 रीज़न की वजह से काउंटिंग जो है वो नंबर जो है बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाएगा तो अगर सबकी हम अगर टेस्ट कराते हैं तो काउंटिंग तो और बढ़ेगी। पिछले साल इतने काउंटिंग नहीं कर रहे थे, इतने टेस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए भी पिछले साल ये जो नंबर था ये कम था, जो अभी नंबर ये बढ़ गया है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से अभी पेशेंट का जो भी फ्लो है, जो ग्राफ है, ये काउंटिंग है जो बढ़ रहा है, ये इसी 3 रीज़न की वजह से बढ़ रहा है। तो आप पैनिक नहीं होना है। सिंपल चीज़ें करने हैं कि अपने डाइजेशन को परफेक्ट रखना है। इसके लिए क्या करना है, तो काले हितम मितम च, टाइम पे खाना खाना है। हितम मतलब हित कर खाना खाना है, और मितम मतलब अल्प खाना खाना है। जितनी भी आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाओ। पानी ज़्यादा नहीं पीना है, जितनी पैसे उतनी ही पियो। उसमें से थोड़ा बहुत अगर गर्म पीते तो ठीक है, चिल वाटर नहीं पीना है। आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर्स अवॉइड करने हैं। ऐसे कफ जिससे भी बढ़ेगा वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, या फिर खाने में हो, या फिर पीने में हो, या फिर हमारे शेड्यूल में हो। जैसे दिन में भी नहीं सोना है, दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है। ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से कफ बढ़ता है, वो हमें नहीं करना है। बस इतना ही करना है, डाइजेशन परफेक्ट रखना है और कफ बढ़ने नहीं देना है। इतना भी अगर आप करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है ये फिर से आपको मैं बता दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।